कभी सोचा है कि हमसे पहले इस दुनिया में आने और इसको छोड़कर जाने वाले लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। हम सभी अपने इतिहास के किसी न किसी हिस्से को जानते हैं, लेकिन उसे गंभीरता से कम ही लेते हैं और इतिहास से सीख लेने वाले उससे भी कम हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज जिन लोगों के नाम आज और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमने पढ़े हैं, वो कभी असली इंसान हुआ करते थे। जीते जागते, सांस लेते, खुश और गम को महसूस करते इंसान, जिनमें से कई का जीवन हम सभी से ज्यादा मुश्किल से भरा था। तो आज एक ऐसी ही कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस फिल्म का नाम है बवाल। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। ये कहानी है अज्जू भैया उर्फ अजय दीक्षित की, जिसके लिए उसकी शान ही सब कुछ है। अज्जू भैया के खुद के शब्दों में कहूँ तो वो पनीर में पड़ने वाला वो धनिया है, जिनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने माहौल बनाते हुए अपनी इमेज को ऐसा बनाया है कि पूरे लखनऊ शहर में उनके ही चर्चे होते हैं। पर जिस अज्जू भैया से पूरी दुनिया इम्प्रेस है, वो खुद से ही डिप्रेस है। और लखनऊ की पावन धरती पर झूठ के बीच बो बोकर अज्जू भैया ने अपनी इमेज की लहराती हुई फसल खड़ी की है। अज्जू भैया कैसे आर्मी, नासा, कलेक्टर जैसे जॉब को ठुकराकर शिक्षक बन गए, इसके रोचक किस्से पूरे लखनऊ में सुनाए जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में अज्जू अपने माता पिता के ताने सुनने वाला, अपनी मर्जी के खिलाफ बिना किसी ज्ञान हिस्ट्री टीचर की नौकरी करने वाला, अपनी तरक्की करने वाले दोस्तों से जलने वाला लूजर है, जिसने झूठ और फरेब से दुनिया के सामने खुद की एक पिक्चर परफेक्ट वाली इमेज तैयार की है। अज्जू भैया को नॉलेज किसी चीज का हो या फिर ना हो, लेकिन वो ज्ञान हर चीज का दे सकते हैं। तो आगे हम अज्जू भैया को क्लास में तो देख पाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाता हुआ नहीं। एक बच्चा बोर्ड पर लिख रहा होता है तो दूसरा बच्चा दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है कि कोई टीचर ना आ जाए। और अज्जू भैया का पपोन नाम का एक स्टूडेंट है जो कि उसका बहुत खास है। लेकिन तभी पांडे सर नाम के एक टीचर अज्जू भैया की एक फोटो क्लिक करके प्रिंसिपल के पास दिखाने ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि अज्जू भैया ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को अज्जू भैया पर बहुत विश्वास और वो पांडे सर को झूठा ठहरा देते हैं, जबकि पांडे सर को बहुत अच्छे से मालूम है कि अज्जू भैया क्या चीज है। तभी जो बच्चा पहरेदारी कर रहा होता है वो अज्जू भैया से कहता है कि प्रिंसिपल सर हमारे ही क्लासरूम की तरफ आ रहे हैं। तब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अज्जू भैया पढ़ाने का नाटक करने लगते हैं। बोर्ड पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ था, जो कि अधूरा था, और जब एक स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो उसके बारे में सब कुछ सच बता देता है, जो देखकर प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उस बच्चे ने आंसर सही दिया था। अब यहाँ से प्रिंसिपल सर का विश्वास अज्जू भैया के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ईमानदार से काम कर रहे थे और पांडे को झूठा ठहरा देते हैं। अब रात को हम अज्जू भैया को उनके इकलौते दोस्त विपिन के पास देख पाते हैं, जो कि साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। अज्जू भैया यहाँ पर विपिन को बताता है कि उसके सारे दोस्त कुछ न कुछ बड़ा कर रहे हैं और मेरे पास करने को कुछ नहीं है सिवाय इस इमेज के, इसलिए मैं अपनी इमेज को नहीं खो सकता। अगर मैं कुछ ना भी करूं तब भी मैं अपने दोस्तों के लेवल का दिख सकता हूं। वो कहता है कि मेरी नौकरी ऐसी है कि काम पर जाने का मन नहीं करता और घर ऐसा है कि वापस आने का मन नहीं करता, क्योंकि अज्जू भैया के पिता हमेशा अज्जू के लिए ताने बाने बुनते रहते हैं। अब रात को अज्जू भैया जब नशे की हालत में घर पहुंचते हैं तो दरवाजा उसके पिता खोलते हैं, और दरवाजा खोलते ही वो सबसे पहले अज्जू भैया को क्रेडिट कार्ड का बिल बताते हैं, जो कि हाई फाई था, क्योंकि इमेज को बचाने के चक्कर में अज्जू भैया ने बहुत सारी ब्रांडेड चीजें मंगाई है। इसलिए अज्जू भैया के पिता भी अज्जू के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि झूठी इमेज बनाने के चक्कर में ये बहुत सारा पैसा खर्च कर देगा। अब जब अज्जू अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर हम एक लड़की को सोता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर अज्जू एक ग्लास को उठाता है और वो उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे वो लड़की घबराते हुए उठती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम निशा है और अज्जू और निशा दरअसल में शादीशुदा है। यहाँ पर अज्जू उससे कहता है कि आज मंगलवार है और आज बेड पर सोने का दिन उसका है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि निशा और अज्जू की बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब वो क्यों नहीं बनती है, इसके लिए मुझे आपको फ्लैशबैक की स्टोरी में ले जाना होगा। तो फ्लैशबैक की स्टोरी में हमें बताया जाता कि निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो बहुत खुश रहती थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। उसे जॉब करनी थी और अपनी लाइफ को एंजॉय करनी थी। हालांकि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं था, इसके बावजूद वो बहुत खुश थी। लेकिन उसे उम्मीद थी कि जो लाइफ पार्टनर वो चुनेगी वो बेस्ट होगा। और फिर एक दिन निशा के लिए अज्जू का शादी का रिश्ता आता है, और अज्जू की जिस तरह से इमेज थी उसे देखकर निशा जो है वो उस पर फिदा हो जाती है। निशा देखती है कि अज्जू का बिहेवियर बहुत अच्छा है और समाज में उसकी इमेज भी बहुत अच्छी है और अज्जू मिलनसार भी है। यहाँ पर निशा को ऐसा लगता है कि शायद उसका बेस्ट उसे मिल चुका है, जिसके बाद अज्जू और निशा बात करते हैं। यहाँ पर निशा पहले ही अज्जू को बता देती है कि उसे एक प्रॉब्लम है। निशा बताती है कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन ये मिर्गी के दौरे पिछले 10 सालों से तो नहीं आए हैं और अब आगे आए या फिर ना आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। तो अब अज्जू को ऐसा लगता है कि शायद निशा को अब दौरे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बचपन की चीजें होती है, अब तो सब ठीक हो गया होगा। इसलिए अज्जू हाँ कह देता है। और यहाँ पर अज्जू ने दरअसल निशा से शादी करने के लिए इसलिए माना था क्योंकि निशा जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और टॉपर लड़की है। अगर निशा उसके साथ रहेगी तो उसकी इमेज और भी बढ़ जाएगी।
इसलिए वो शादी के लिए हाँ कह देता है और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब निशा की विदाई होने वाली थी और अज्जू के घर वाले लेट भी हो रहे थे, इसलिए अज्जू जो है वो यहाँ पर निशा के कमरे में जाने लगता है। लेकिन वहाँ जाकर अज्जू जो देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि निशा को मिर्गी के दौरे आए हुए थे, जिस वजह से निशा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और ये देखकर अज्जू पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अब कोई और ना देख पाए इसलिए अज्जू जो है वो यहाँ पर खिड़कियों के पर्दे लगा देता है। अब वो घर लौट रहे थे और अज्जू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अगर लोगों को निशा की मिर्गी के दौरे के बारे में मालूम चला तो उसकी इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए अज्जू ने निशा को कहीं भी नहीं लेकर गया, ना ही अपने दोस्तों से मिलाया और ना ही वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि अगर निशा को सबके सामने मिर्गी के दोहरे पड़ जाएंगे तो अज्जू की इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इस वजह से अज्जू ने निशा को आज तक कहीं भी लेकर नहीं गया, इसलिए उनके बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पर निशा ने उसे बताया भी था कि उसे मिर्गी के दोहरे पड़ते हैं, जो कि किसी बहुत ज्यादा टेंशन पर पड़ते हैं, और निशा को आखिरी दोहरा शादी वाले दिन ही पड़े थे और अब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर अज्जू निशा से उल्टी सीधी 2 बातें बोल देता है, जो सुनकर निशा को बुरा लगता है और वो अज्जू को थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ लगने के बाद अज्जू निशा से कहता है कि अगर इमेज की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो अब तक मैं तुम्हें कई बार छोड़ चुका होता। अब निशा को मायके जाना था, लेकिन अज्जू वहाँ भी उसे छोड़ने के लिए नहीं जाता है। वो बहाने बना देता है कि उसे स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली रात से ही अज्जू का दिमाग खराब तो हो ही चुका था और वो स्कूल में जाकर भी किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट उठता है और वो अज्जू से वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है, लेकिन अज्जू उससे कहता है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो बच्चा जिद करने लगता है तो अज्जू उस बच्चे को थप्पड़ लगा देता है और चुपचाप बैठने को कहता है। जिसके बाद हम निशा के मायके का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कि निशा की माँ निशा को देखकर समझ गई थी कि उसकी हालत ठीक नहीं है। निशा ने भी अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया था। निशा की माँ कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन निशा कहती है कि मुझे एक और मौका चाहिए, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मैं तलाक ले लूंगी। आगे पांडे सर और अज्जू को हम टॉयलेट करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर पांडे सर अज्जू से कहते हैं कि कम से कम सोच समझ के तो थप्पड़ मारा होता, क्योंकि जिस लड़के को तुमने थप्पड़ मारा है वो कोई और नहीं, दरअसल में एमएलए का बेटा है। और ये सुनने के बाद अज्जू पूरी तरह से डर जाता है। वो घर पर भी जाता है तो घर पर भी उसके परिवार वाले इस टेंशन में थे कि एमएलए कुछ कर ना दे। वो ज्यादा कॉल करके सोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर निशा अपने मायके से वापस आ जाती है, जहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और फिर अगले दिन हम एमएलए को देख पाते हैं, जो कि स्कूल में आता है, जहाँ पर कि अज्जू जो है वो एमएलए से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर एमएलए जो है वो प्रिंसिपल से कहता है कि कमेटी बिठाओ और सभी टीचरों के साथ ये बैठकर डिसाइड करो कि ये आदमी इस स्कूल में पढ़ाने लायक है या फिर नहीं, लेकिन तब तक के लिए ये आदमी इस स्कूल से सस्पेंड रहेगा। इसलिए अज्जू को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अज्जू जब बाहर आता है तो उसकी इमेज पर तो फर्क पड़ा था, क्योंकि सभी लोग अज्जू को घूर कर देख रहे थे, बच्चे भी उससे नहीं डर रहे थे। अज्जू को कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि अब उसकी इमेज जो है वो खराब होने वाली है। इसलिए वो जब विपिन के साथ शराब पी रहा था तो वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो कहता है कि अब माहौल बनाने का समय आ चुका है। वो विपिन से कहता है कि माहौल ऐसा बनाओ कि कोई रिजल्ट के बारे में पूछे भी ना। जिसके बाद वो एक क्रिकेट मैच का जिक्र करता है और वो कहता है कि 4 साल पहले एक मैच था और उस मैच के शुरू होने से पहले हमने ग्राउंड में बहुत अच्छी सिंचाई कराई थी, लाइटिंग भी लगवाई थी और बच्चों को क्रिकेट की जर्सी भी बांटी थी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस मैच में कितने रन बनाए थे? जिस पर कि विपिन उनसे कहता है कि शायद आपने 70 से 80 रन बनाए थे, लेकिन अज्जू उससे कहता है कि मैंने सिर्फ 5 रन बनाए थे। लेकिन जो माहौल बनाया था उस माहौल को देखकर सभी को अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैंने 70-80 रन ही बनाए होंगे, क्योंकि ऐसा माहौल बनाने के बाद रिजल्ट कोई नहीं देखता। तो अब अज्जू भैया को माहौल तो बनाना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे माहौल बनाए। जिसके बाद वो अपने सबसे चहेते स्टूडेंट से मिलते हैं, जिसका नाम पपोन होता है। पपोन उनसे कहता है कि आपके पीरियड में तो सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो आप वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाने वाले थे उसकी जगह पर गेम का पीरियड लगता है। तभी अज्जू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं इस महीने बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा कर मानूंगा। मैं यूरोप जा रहा हूँ, जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, और वहाँ पर जाकर मैं बच्चों को लाइव क्लास देकर वीडियो के द्वारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लॉस में नहीं डाल सकता। जिसकी टिकटें भी उसने बुक करा ली है, जो कि 3,20,000 की थी। जिसके बाद अज्जू विपिन से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो नौकरी तो आज ही छोड़ दे, लेकिन अगर उसे नौकरी से निकाला गया तो उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी, लेकिन अगर वो यूरोप जाकर पढ़ाएगा तो उसकी इमेज डबल हो जाएगी और एक माहौल भी बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जाने के लिए उसे और भी पैसा चाहिए था और उसकी जुगाड़ भी उसने कर ली थी। वो अपने पिता के पास जाता है और
और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है। हालांकि उसने प्रिंसिपल से जो बात कही थी वो सारी बात अपने पिता को बता दी थी और साथ ही वो ये बात भी कहता है कि आज तक उसने निशा को कहीं पर भी नहीं घुमाया है, इसलिए वो चाहता है कि वो निशा को यूरोप घुमा कर लाए। अब रात को जब अज्जू के माता पिता सो रहे थे तो अज्जू की माँ उसके पिता से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अज्जू हमें बेवकूफ बना रहा है, जिस पर कि उसके पिता अज्जू की माँ से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अज्जू और निशा के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएगी। निशा ये बात अपनी माँ को भी बताती है और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है क्योंकि अज्जू ऐसा काम बहुत ही कम करता है। जिसके बाद अज्जू के पिता रुपयों को यूरो में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो सभी को बताते हैं कि उसका बेटा यूरोप जा रहा है और वहां से वो बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाएगा। यहाँ पर अज्जू की माँ ने निशा को भी कुछ यूरो दे दिए थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि अज्जू उसे पैसे नहीं देगा। अब जब अज्जू अपने घर पर आता है तो यहाँ पर निशा अज्जू से गले मिलते हुए उसे थैंक्स कहती है और उससे कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन तभी अज्जू उससे कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यूरोप नहीं जा रही हो, बल्कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ सिर्फ एयरपोर्ट तक चलोगी, वहां से तुम अपने घर चली जाओगी। वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एयरपोर्ट तक लेकर नहीं गया तो घर वालों से उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनने के बाद निशा बहुत रोती है और उसकी माँ की कही हुई बात उसे याद आती है कि तलाक अच्छा निर्णय था। लेकिन तभी निशा अपने सामान की पैकिंग करने लगती है और वो अज्जू से कहती है कि वो जा रही है घर नहीं बल्कि यूरोप। और वो अज्जू से ये भी कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पैसे तो मेरे सास ससुर दे रहे हैं और वो यूरोप जाकर ही रहेगी। तो अब ना चाहते हुए भी अज्जू को निशा को यूरोप ले जाना ही पड़ता है। अगले दिन वो अपने माता पिता से बाय बाय कहते हैं और फिर फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि अज्जू जो है वो एक मूवी को देखकर काफी एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी कल्पेश नाम का एक लड़का खाने की सामग्री पीछे पास करने के लिए कहता है। एक बार उसने पास कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कल्पेश उसे बारी बारी से कुछ चीजें देने लगता है और पीछे पास करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर अज्जू को गुस्सा आने लगा था और कल्पेश एक गुजराती लड़का है और अगली बार जब उसने फाफड़ा पास करने के लिए कहा तो यहाँ पर अज्जू ने उन्हें दांत से चबा लिया और उससे कहा कि अब से टोल टैक्स लगेगा और अब तू जो भी चीज पास करने के लिए कहेगा उनमें से आधी चीज मेरी होगी और आधी चीज ही पास होगी। अब फाइनली अज्जू और निशा यूरोप पहुंच जाते हैं तो अज्जू निशा से कहता है कि कॉन्फिडेंस में चलना। जैसे ही वो एक ऑफिसर के सामने से जाता है तो वो उनसे गुड मॉर्निंग कहता है स्टाइल मारते हुए, लेकिन तभी वो ऑफिसर अज्जू को अपने पास बुला लेता है क्योंकि वो उसकी सामान की चेकिंग करना चाहते थे। यहाँ पर वो उसके सामान को चेक करते हैं लेकिन चेन नहीं खुल रही थी तो वो ताले को तोड़ देते हैं, जिस पर कि यहाँ पर अज्जू को मालूम चलता है कि दरअसल में ये लगेज उसका नहीं है, वो तो दरअसल में किसी और का है। और उन्हें मालूम चलता है कि ये लगेज कल्पेश का है और दोनों के बैग सेम थे, लेकिन यहाँ पर वो ये बोल नहीं सकते थे वरना सामान तो जब्त होता और उनके साथ साथ ये लोग भी जब्त हो जाते। अब जैसे ही चेकिंग पूरी होती है तो अज्जू तुरंत ही कल्पेश के पीछे भागने लगता है, लेकिन तब तक कल्पेश जा चुका था। अब यहाँ पर अज्जू कल्पेश की चीजें चेक कर रहा होता है, जिसमें से रंग बिरंगी शर्ट और अजीब तरह के कपड़े थे जो देखकर अज्जू को बहुत बुरा लगता है। अब यूरोप के एक होटल में पहुंचने के बाद अज्जू पूरी तरह से तैयार था वीडियो बनाने के लिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो वीडियो बनाता है, जहाँ पर कि सारे बच्चे एक्साइटेड होकर वो वीडियोस देख रहे थे क्योंकि सभी को बहुत इंतजार था कि यूरोप से अज्जू सर कोई वीडियो लाएंगे। यहाँ पर अज्जू बच्चों को बताते हैं कि कल वो म्यूजियम जाने वाला है, जहाँ पर कि वो उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताएगा। आगे हम देखते हैं कि अज्जू कल्पेश के कपड़े पहनकर आता है जो कि पूरी तरह से बेढंगे थे और वो ठीक से भी फिट नहीं हो रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ कल्पेश जो कपड़े पहनता है उसे ये सारे कपड़े बहुत ही अजीब लगते हैं। वो कहता है कि ऐसी प्लेन टी शर्ट कौन पहनता है। यहाँ पर उसके बहुत मजे लिए जा रहे थे। कल्पेश की माँ भी कहती है कि ऐसी प्लेन टी शर्ट तो कोई गमी पर भी ना पहने। तो निशा और अज्जू घूमने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अज्जू को घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहा है मैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानने के लिए म्यूजियम जा रहा हूँ। तो यहाँ पर निशा अकेले ही यूरोप घूमने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर हम अज्जू को देखते हैं जो कि एक टैक्सी को हायर करता है और वहां से वो म्यूजियम जाता है, लेकिन सिर्फ 4 किलोमीटर जाने के लिए उसे 40 यूरो पे करना पड़ता है, जिसकी कीमत थी लगभग 4000 रुपए। यह सुनकर अज्जू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो म्यूजियम पहुंचता है और 10 यूरो का एक टिकट खरीदता है, लेकिन 50 यूरो वाले पोस्टर के सामने वो वीडियो बनाता है और बच्चों से कहता है कि तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर 50 यूरो पे कर रहा हूँ। जिसके बाद वो म्यूजियम में बैठ जाता है, जहाँ पर कि कोई भी किसी तरह का उसे नॉलेज तो नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक औरत होती है जो कि ओपेरा हाउस में जिस तरह से गाया जाता है उसी अंदाज में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बता रही होती है और वो लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर अज्जू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ निशा अकेले ही एंजॉय कर रही थी, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। काफी सारी शॉपिंग भी कर ली थी और उसने अपना एक स्केच भी बनवाया था जो कि काफी खूबसूरत था। यहाँ दूसरी तरफ अज्जू पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली उसे जब जाने का मौका मिला तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। अब वो कुछ खाना चाह रहा था, लेकिन कोई भी चीज 8-10 यूरो से नीचे की थी ही नहीं, जो कि काफी महंगी थी, इसलिए यहाँ से वो चला जाता है।
जाने के बाद उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कल्पेश के ये पैंट शर्ट उसे बदल लेना चाहिए। इसलिए वो कपड़े लेने के लिए जाता है जहाँ के 100 यूरो से कम के कपड़े नहीं थे। इसलिए वो यहाँ से सिर्फ एक अंडरवेयर खरीदता है और तुरंत ही अपने रूम में वापस आ जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि निशा ने काफी चीजें खरीदी हुई है और वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि निशा ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया है। वो यहाँ पर निशा के मोबाइल में चोरी छुपे फोटोज भी देखता है और जैसे ही निशा यहाँ पर आने वाली होती है तो वो तुरंत ही अपने बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसने तो बहुत एंजॉय किया है। लेकिन निशा उसे देखकर समझ गई थी अज्जू ने कुछ भी नहीं किया है। तब यहाँ पर अज्जू सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका दिन बहुत ही ज्यादा खराब था और वो निशा से कहता है कि क्या तुम कल मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि तुम ही मेरा सहारा हो जो मुझे यूरोप घुमा सकती है, क्योंकि तुम्हें काफी कुछ नॉलेज है और ये अनजान देश है। अगर तुम मेरा सहारा नहीं बनोगी तो मैं इस देश में कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। तब निशा यहाँ पर अज्जू से कहती है कि जब लड़की की शादी होती है तो ससुराल भी उसके लिए एक नए देश की तरह होता है और उसका आखिरी सहारा उसका पति होता है। लेकिन वो सहारा तुम कभी भी नहीं बन पाए। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अब अगले दिन वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि अज्जू ने कल्पेश की बहुत ही अच्छी चमचमाती शर्ट पहनी हुई थी। सबसे पहले वो लोग आईफिल टावर के पास जाते हैं, जहाँ पर कि निशा उसे बताती है कि जब हिटलर ने पेरिस पर अटैक किया था तो यहाँ के सभी लोग भाग गए थे। वो इसलिए क्योंकि वो इस खूबसूरत शहर को बर्बाद होता नहीं देखना चाहते थे। और आज जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं ये व्यू भी हिटलर के हाथों नहीं लगा था, क्योंकि हिटलर ने जब अटैक किया था तो उन्होंने यहाँ की सीढ़ियों को भी तोड़ दिया था ताकि कोई भी ऊपर ना आ पाए। अब जो बात निशा ने अज्जू को बताई थी, अज्जू ने ये सारी बात वीडियो के द्वारा अपने बच्चों को बता दी थी। सभी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे थे और यहाँ तक कि एमएलए भी इन वीडियोस को देख रहा था। जिसके बाद हम अज्जू और निशा को एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों साथ में फोटो खिंचाना चाहते थे। वो एक आदमी को मोबाइल देते हैं और वो आदमी उनसे कहता है कि तुम दोनों पलट जाओ और मेरे 3 कहने पर वापस मुड़ना। लेकिन तभी वो आदमी उनका मोबाइल लेकर भागने लगता है। अज्जू उसका काफी देर पीछा करता है और यहाँ निशा एक दूसरे रास्ते से उस चोर के सामने आ जाती है, जिससे कि वो चोर डर जाता है और डर के कारण वो चोर निशा के ऊपर मोबाइल फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। तो फाइनली ये मोबाइल उन्हें मिल चुका था। अब जब अज्जू और निशा साथ थे तो निशा अज्जू से कहती है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे साथ रखने में, जिस पर कि अज्जू उससे कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता है। जिस पर निशा उससे कहती है तो फिर कपड़ों को लेकर इतना क्यों रोते हो। अब अज्जू की माँ निशा के पास कॉल करती है क्योंकि उन्हें उनके कंगन नहीं मिल रहे थे, जिस पर कि निशा उन्हें बताती है कि वो मेरे अलमारी में रखे हुए हैं। जिसके बाद हम एमएलए को देख पाते हैं जो कि स्कूल आता है। उसे मालूम चला कि ये लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही कुछ करना होगा। ये चेतावनी देकर वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अज्जू की माँ जब अलमारी खोलती है तो उन्हें उसमें से एक लेटर मिलता है और वो लेटर दरअसल में डिवोर्स नोटिस होता है। ये देखकर अज्जू के माता पिता पूरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो निशा के माता पिता को अपने घर बुला लेते हैं और उन्हें इस डिवोर्स नोटिस के बारे में बताते हैं, जहाँ पर कि अज्जू के पिता बोलते हैं कि हमारा बेटा है ही इस लायक, वो तुम्हारी बेटी के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं और वो उन्हें फोन करके नहीं बताना चाहते हैं इस डिवोर्स नोटिस के बारे में, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चली तो उनका हाल बुरा हो जाएगा और उधर उन्हें कोई संभालने वाला भी नहीं है, इसलिए वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे, उसी के बाद ही हम ये बात करेंगे। जिसके बाद वो एक ऐसे बीच पर जाते हैं जहां पर कि हिटलर ने अटैक किया था और यहीं पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ये सारी चीजें निशा एक ऑडियो बुक के द्वारा सुन रही होती है, जिसके लिए उन्होंने 5 यूरो पे किए हैं। यहाँ पर निशा काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और अज्जू के पूछने पर निशा उसे अपना हेडफोन दे देती है। अब जब अज्जू हेडफोन लगाता है और उनकी आवाजें जब वो सुनने लगता है तो उसे भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील होता है, क्योंकि उसे मालूम चला कि इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो कि 15, 16, 17 साल के थे। कई लोग पहली बार लड़ रहे थे और कई बार आखिरी बार, और 1 घंटे के अंदर हिटलर के सारे सोल्जर्स ने इन सभी को मार गिराया था। ये सारे सोल्जर्स सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ताकि हम 1 घंटे तक शहर में जाने से इन सोल्जरों को रोक पाए। तो अज्जू भैया वीडियो के द्वारा बच्चों को बताते हैं कि टीवी में वॉर के बारे में जानकर लोगों को बताना बहुत आसान है, लेकिन वॉर के परिणाम तो वही जानता है जिसने वॉर लड़ी हो या फिर देखी हो। तो इन सोल्जरों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इन लोगों को भूला ना जाए और इन्हें सिर्फ इसलिए याद न रखा जाए कि ये एग्जाम में आएगा। जिसके बाद निशा अज्जू से पूछती है कि तुम्हें अपनी इमेज इतनी प्यारी क्यों है, जिस पर कि अज्जू से कहता है कि तुम सभी लोग टॉप क्लास के लोग हो और मैं एवरेज। मैं टॉप बन नहीं सकता लेकिन मैं टॉप की तरह दिख सकता हूँ और यही मेरी इमेज है। मैं पनीर की सब्जी का वो धनिया हूँ जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी इमेज पनीर जैसी
बनाई है ताकि अब मैं तुम जैसे लोगों के साथ बैठूं तो मैं तुमसे कम न लगूं। अब वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अज्जू के पास विपिन का कॉल आता है। विपिन अज्जू को बताता है कि एमएलए का दिमाग खराब हो गया है और जो तुम वीडियोस डाल रहे हो उनकी वजह से तो और हो गया है, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये सुनने के बाद अज्जू को डर लग जाता है और वो निशा से कहता है कि मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। लेकिन निशा उससे कहती है कि तुम जरूर कुछ अच्छा कर रहे हो, इसी वजह से एमएलए तड़फड़ा रहा है। मैं चाहती हूँ तुम ये काम करते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो इसलिए तो एमएलए को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम एंजॉय करो। और फिर एक दिन अज्जू को कल्पेश मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे का लगेज मांगने लगते हैं। लेकिन कल्पेश ने अपना बैग जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ आया था और वो तो यहाँ पर घूमने के लिए आया था। तो अज्जू से कहता है कि जब तक मेरा बैग मुझे नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें भी तुम्हारा बैग नहीं मिलेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम एक जोड़ी कपड़े का तो वो अदला बदला करें, जिस पर कि जो कपड़े कल्पेश और अज्जू ने पहने थे वो अदली बदली कर लेते हैं। जो कपड़े पहनकर कल्पेश बहुत नाचता है क्योंकि उसके मनपसंद कपड़े हैं। अब यहाँ से अज्जू और निशा एक होटल रूम में जाते हैं जहाँ का टॉप फ्लोर पर उनका रूम था और लिफ्ट भी पूरी तरह से खराब थी। तो अज्जू अकेला ही इन भारी भरकम बैग को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। ले जाते वक्त उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तब यहाँ पर निशा उसे पानी पिलाती है और खाना भी खिलाती है, जो देखकर अज्जू को बहुत अच्छा लगा था। जिसके बाद अगले दिन ये लोग एनी फ्रैंक के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि उन्हें मालूम चलता है कि एनी फ्रैंक ने 13 साल की उम्र में डायरी लिखना शुरू किया और जब जर्मन यहूदियों को ढूंढकर मार रहे थे तब एनी फ्रैंक और उसके परिवार वाले एक खुफिया रूम में छिप गए थे, जहाँ पर नीचे एक वेयर हाउस था। उसके खुलने से पहले इन्हें सुबह के सारे काम करने पड़ते थे। जैसे ही वेयर हाउस खुल जाता था उसके बाद ये कोई भी आवाज नहीं करते थे। इनके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी ये खुश थे। और यहाँ निशी और अज्जू के पास सब कुछ है फिर भी ये खुश नहीं है। अज्जू ये स्टोरी वीडियो के द्वारा बच्चों को भी सुनाता है कि एनी फ्रैंक राइटर बनना चाहती थी। इसके बावजूद मुश्किल हालातों में उसने अपनी डायरी लिखना बंद नहीं की। एनी फ्रैंक तो नहीं बच पाई लेकिन उसकी डायरी बच गई थी और उसकी डायरी की वजह से आज भी वो करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है। अज्जू और निशा ने ये सारी चीजें महसूस की थी। अज्जू निशा से कहता है कि अगर ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो तुम क्या करना चाहोगी, जिस पर निशा अज्जू से कहती है कि मैं कोई महंगी सी ड्रेस पहनकर किसी महंगे से क्लब में जाकर बियर पीना चाहूंगी। जिस पर कि अज्जू उसे एक ड्रेस दिलाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर अज्जू देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो लोग एक क्लब में जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों बियर पीते हैं। बियर पीते पीते वो दोनों एक दूसरे की फेवरेट चीजें जानने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि उन्होंने कभी भी नहीं किया था। उन्हें एक दूसरे की फेवरेट फिल्म तक नहीं मालूम थी लेकिन अब सब कुछ मालूम चल गया है। लेकिन उनके बीच कोई भी मैच नहीं हो रहा था, जिस पर कि निशा उससे कहती है कि कभी कभी मैच होना जरूरी नहीं होता, बस साथ रहना जरूरी होता है। अब आगे हम दोनों को रोमांटिक डांस करता हुआ देख पाते हैं और सभी लोग उन्हें देख रहे थे और इसकी एक वीडियो भी बन रही होती है। अब आगे चलकर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों यूरोप को एंजॉय करने लगते हैं। अब अज्जू भी कहीं ना कहीं निशा को पसंद करने लगा था। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर निशा ने वो डांस वाली वीडियो जो है वो शेयर कर दी थी। अब वो दोनों साथ में बैठकर जब बात कर रहे होते हैं तभी विपिन का कॉल आता है अज्जू के पास। विपिन अज्जू से कहता है कि तुम्हारा रोमांटिक डांस देखकर पूरे लखनऊ में हलचल मच गई है। सभी को ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने नहीं बल्कि अपना हनीमून मनाने के लिए गए हो। ये सुनने के बाद अज्जू तुरंत ही निशा के पास जाता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। यहाँ पर निशा अज्जू की झूठी इमेज के बारे में बात करने लगती है, जिस पर कि अज्जू निशा से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लाइफ में कभी भी कुछ नहीं मिला और लाइफ पार्टनर भी मिली तो वो भी डिफेक्टेड। ये सुनने के बाद निशा का दिमाग खराब हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अज्जू को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उसे ये एहसास होने लगा था कि उसकी झूठी इमेज कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाली। और वो हिटलर की फोटो के सामने खड़ा होकर एक बात सोचता है कि झूठ और दिखावे के सहारे जो इमेज बनती है वो ज्यादा दिनों तक नहीं होती। और ये सीख हमें हिटलर की लाइफ से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही हाल है। क्योंकि जहाँ पर हिटलर की मौत हुई थी वहाँ पर सिर्फ एक कार पार्क है। क्योंकि अंत में तुम्हारा सभी लोग सच ही याद रखेंगे, झूठ नहीं। जिसके बाद अज्जू कल्पेश के पास कॉल करता है और उसे एक जगह पर बुलाता है क्योंकि उन्हें लगेज एक्सचेंज करना था। और यहाँ पर अज्जू जब कल्पेश का लगेज पैक कर रहा होता है तभी यहाँ पर निशा आती है। वो उससे कहती है कि वो कल इंडिया जा रही है। आगे हम देखते हैं कि कल्पेश और अज्जू अपना बैग एक्सचेंज करते हैं और फिर साथ में एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर कि वो कुछ चीजें देख रहे होते हैं। उन्हें यहाँ पर एक बैग दिखाई पड़ता है जिसे देखकर कल्पेश कहता है कि इस छोटे से बैग में कोई क्या क्या चीज रख सकता है। जिस पर कि अज्जू उससे कहता है कि जब सिर्फ तुम्हारे पास आधे घंटे हो ना तो तुम्हें ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम इस चीज में क्या रख सकते हो। और तभी कल्पेश उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास आधे घंटे हो तो तुम इस बैग में क्या क्या रखोगे। जिस पर कि अज्जू उस चीज को महसूस करने लगता है। वो यहाँ पर देखता है कि उसने ढेर सारे जूते रखे हुए हैं, बेल्ट रखे हुए हैं, सनग्लासेस रखे हुए हैं। लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि इसमें अपने माता पिता की एक फोटो होनी चाहिए और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि इसमें निशा की भी फोटो होनी चाहिए। इस बैग की तरह अज्जू की लाइफ भी है। उसके पास दिखावे की कई सारी चीज है लेकिन उसकी लाइफ में अपने माता पिता और अपनी पत्नी की जगह नहीं है, जबकि इनका होना जरूरी है। जिसके बाद अज्जू निशा के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है लेकिन मुझे एक और मौका चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक आखिरी जगह पर घूमने के लिए जाने लगते हैं क्योंकि अब बस 3 दिन बचे हुए थे। उससे पहले वो लोग अपने माता पिता के पास कॉल करते हैं
जहाँ पर कि वो उन्हें बताते हैं कि वो 3 दिनों के बाद लखनऊ लौटेंगे। अब निशा और अज्जू एक ऑस्टिच नाम की एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि हिटलर ने 13 लाख लोगों को बंदी बनाया हुआ था। इनके पास खाने को सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ अपनी भूख भी नहीं मिटा सकते थे, सिर्फ जिंदा रह सकते थे। पानी भी आधा लीटर मिला करता था और 13 लाख लोगों में से 11 लाख लोग मर गए थे और यहाँ पर किसी भी चीज के इनकार के लिए उनकी सजा मौत हुआ करती थी। आगे ये एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि इन 13 लाख लोगों में से एक इंसान बच गया था। वो अपनी पूरी स्टोरी सभी को बताता है और ये स्टोरी कहीं ना कहीं अज्जू और निशा की कहानी से मैच होती है। वो बताता है कि मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं थी, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे ज्यादा अटेंशन भी नहीं दी थी। जो प्यार वो डिजर्व करती थी मैंने वो उसे कभी भी नहीं दिया। और जब हम लोग हिटलर के कैद खाने में पहुंचे तो उसे सिर्फ एक ही बात अखरती थी कि जब वो सुबह उठता था तो अब उसे वो फेस देखने को नहीं मिलेगा। उन्हें 23 घंटे इंतजार करने के बाद 1 घंटा मिलने को मिलता था और ये 23 घंटे इसी बेसब्री में निकल जाते थे कि 1 घंटा उन्हें मिलने को मिलेगा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी, जो कि उसे मालूम था कि वो एक दिन नहीं लौटेगी। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो भी स्पेशल हो उसे बहुत प्यार करना, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो है वो अज्जू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, इसलिए एमएलए अज्जू के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो सारे बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। अब आगे अज्जू और निशा एक ऐसे चैम्बर में जाते हैं जहां पर कि हिटलर काम के द्वारा यहाँ पर लोगों को लाता था और उन्हें बेरहमी से मार दिया करता था। ये सारी चीजें अज्जू और निशा महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से निशा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और ये देखकर अज्जू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही निशा के पास जाता है, उसका सर अपनी गोद में लेता है और सभी को बताता है कि ये मेरी बीबी है और वो उसका आखिरी तक हाथ नहीं छोड़ता है। जिसके बाद निशा ठीक हो जाती है तो अज्जू अब बिल्कुल निशा के साथ रहने लगता है। वो रात का खाना भी खुद बनाता है और निशा का खूब ख्याल रखता है। अब घर वापस जाने का टाइम आ चुका था और निशा और अज्जू अब बिल्कुल शांत हो चुके थे। अज्जू निशा पूरी तरह से उसका ख्याल रख रहा था। यहाँ पर निशा को ऐसा लग रहा था वो बदल चुका है, इसलिए अब वो घर ना जाकर अज्जू से कहती है कि वो वापस अपने ससुराल जाना चाहती है और ये देखकर अज्जू भी बहुत खुश हो जाता है। अब जब दोनों अपने घर पर जाते हैं तो अज्जू के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और यहाँ पर अज्जू ने बचे कुछ यूरो अपने पिता को वापस भी कर दिए थे, जो कि उसने पहली बार किया था। यहाँ पर अज्जू निशा से कहता है कि अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम जॉब भी कर सकती हो और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जिसके बाद अज्जू स्कूल जाता है। यहाँ पर वो फैसला लेने वाले थे कि अज्जू इस स्कूल में टिकेगा या फिर नहीं, लेकिन उससे पहले अज्जू ने एक स्पीच सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं बहुत ही घटिया टीचर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट को कभी भी मन लगा के नहीं पढ़ाया है। मैं हमेशा उन्हें मार्क्स बढ़ा के दिया करता था ताकि कोई भी फेल ना हो और मेरी इमेज बरकरार रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ फेक है, मेरी इमेज पूरी तरह से फेक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों में मैंने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया है, लेकिन ये 15 दिन पुराने पाप तो नहीं धो सकते ना। इसलिए वो यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि मैं इस स्कूल को छोड़ रहा हूँ। तब यहाँ पर एमएलए बोल पड़ता है कि मैंने सभी बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था और उस सरप्राइज टेस्ट में सभी ने बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आए। तब एमएलए उस रेजिग्नेशन लेटर को फाड़कर फेंक देता है। जब अज्जू बाहर जाता है तो सभी बच्चों की आंखों में वो अपने लिए इज्जत देखता है और यही दरअसल में एक असली इमेज है। यहाँ पर निशा भी आई हुई थी और निशा को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से ही निशा और अज्जू और उसकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहने लगते हैं। अज्जू और निशा एकदम दोस्त की तरह रहने लगते हैं और अज्जू ने निशा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोस्तों, इस फिल्म में कहानी भले दो लोगों के करीब आने की हो, लेकिन इससे वर्ल्ड वॉर की जानकारी के बीच परोसा गया है और ये जानकारी बिना बोर की एंटरटेनिंग तरीके से दी गई है। बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिए ताकि उन्हें इस बारे में जानकारी मिल सके। कहीं पर भी फिल्म बोर नहीं करती, अपनी स्पीड से आगे बढ़ती है। लव स्टोरी और जानकारी के एक अच्छा बैलेंस बिठाने में नीतीश तिवारी कामयाब हुए हैं। यूरोप की लोकेशन के जरिए वर्ल्ड वॉर को देखना वाकई दिलचस्प लगता है और ये साफ सुथरी फिल्म है जिसे आराम से पूरी फैमिली के साथ देखा जा सकता है। और दंगल और छिछोरे जैसी अर्थपूर्ण फिल्म देने वाले निर्देशक नीतीश तिवारी की नई फिल्म बवाल का जब ट्रेलर आया तो मन में यही सवाल उठ रहा था कि वरुण धवन और जानवी कपूर की प्रेम कहानी को सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ कैसे जोड़ा गया होगा। मगर फिल्म देखने के बाद पता चला कि नीतीश ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के कई किस्सों को फिल्म में रूपक की तरह इस्तेमाल करके उसे आज के दौर की रिलेशनशिप और तानाबानों की जटिलताओं के संग जोड़ा है। यह सुझाव पहले भले आपको दूर की कोड़ी लग रही हो, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है किरदार और सिचुएशंस उसे अपने साथ प्रभावित करने लगते हैं और दर्शक भी उससे जुड़ता सा जाता है। यहाँ से नीतीश फिल्म को एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रेकडाउन पर लव स्टोरी को बुनने का एक टास्क ही था, मगर नीतीश इसे अजबनी तिवारी की कहानी और पीयूष गुप्ता, निखिल मल्होत्रा और सीरियस जैन के साथ बखूबी निभा ले जाते हैं। फिल्म के संवाद, हम सब भी थोड़े से हिटलर के जैसे ही हैं, जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए।
वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, मगर ये अंदर की वॉर कब खत्म होगी। और क्लाइमैक्स तक आते आते फिल्म न केवल प्यारा सा मैसेज देती है बल्कि फील गुड फील भी करवाती है। अभिनय के मामले में यह फिल्म हर तरह से 20 साबित हुई है। हीरो नंबर 1 जुग जुग जियो जैसी फिल्म की में क्यूट और मनचले किरदार करने वाले वरुण धवन बदलापुर सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्मों में अभिनेता के रूप में काफी आगे बढ़े हैं। इस बार उनके खाते में एक बेहद जटिल भूमिका आई है जो पर्दे पर नेगेटिव भी हो सकती थी, मगर वरुण ने इसे मतलबी, जुगाड़ू और आत्म केंद्रित किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। और वरुण और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री प्यारी लगी है। जानवी सीधी सादी स्मॉल टाउन गर्ल की भूमिका में काफी जची और पिता की भूमिका में मनोज पाहवा ने अपने किरदार को पूरा न्याय दिया है। तो वही माँ की भूमिका में अंजुमन सक्सेना सही साबित हुई है। बाल कलाकारों ने फिल्म में अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।